हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक क्लासेस। और आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक। और आज हम आ, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं आखिरकार इसको इस चैप्टर में जानवर को चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों बोला गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पहले के जो मानव है वो जानवरों के साथ रहते थे और कहीं न कहीं जानवर उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता था। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर वो जानवर के पास रहते थे या उनको पालते थे, तो उनको इनसे दूध और मांस मिल जाता था। इसी वजह से इनको खाद्य भंडार बोला गया है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या-क्या मिल सकता है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। और आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये वाला जो टॉपिक है इसका नाम है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें हम ये जो मानचित्र की बात कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। इससे पहले इसमें जो नीले वर्ग की बात करी गई है, तो ये नीले वर्ग में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नीला वर्ग, तो ये हमें कहाँ पता चलेगा? ये हमें मानचित्र में पता चलेगा। तो एक बार हम मानचित्र में चल लेते हैं, देख लेते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ लेते हैं इसको। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ये हमारा आ गया मानचित्र। इसमें हम देखेंगे नीले वर्ग। तो मैं आपको बताऊं, इसमें नीला वर्ग सबसे पहले तो ये देखो ब्रुजहोम, तो ये नीला वर्ग है, ब्रुजहोम हो गया। उसके बाद ये देखो मेहरगढ़, उसके बाद कोल्डी हवा, उसके बाद चिरांद, उसके बाद दाऊजली एडई। तो ये सारे क्या है? नीले वर्ग है। ठीक है, और भी है यहाँ पर देखते हैं हम, हल्लूर भी नीला वर्ग। और उसके बाद पेयमपल्ली, ये सभी नीले वर्ग हैं। और है क्या ये नीले वर्ग? ये देखो यहाँ पर देखो, ये नवपाषाण पुरास्थल, ये क्या है? नवपाषाण पुरास्थल है। जितने भी नीला वर्ग मैंने आपको दिखाया ये सारे ही नवपाषाण नवपाषाणिक पुरास्थल है। आगे ये देखो, ये रेड कलर का हम ये ट्रायंगल देखेंगे, जहां पर ये देखो ये पूरा पाषाणी पुरास्थल है, जो कि कुरनूल की गुफाएं और हुसगी, और उसके बाद भीमबेटका। बस ये तीन ही है। यहाँ पर आरंभिक गांव के बारे में देखते हैं। तो आरंभिक गांव कहाँ है? इनाम गांव। इनाम गांव यहाँ का आरंभिक गांव है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है आरंभिक। तो आरंभिक गांव ध्यान रखना, इनाम गांव। उसके बाद आधुनिक नगर, तो आधुनिक नगर भी देखो ये क्या है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता है। उसके बाद मुंबई, ये सब क्या है? आरंभिक नगर। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद एक और हमारा पॉइंट छूट रहा है, ये क्या है? ये वाला महापाषाणिक पुरास्थल। तो इसमें हम देखते हैं, ये रहा एक, तो ये है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। उसके बाद आपका आदि चन्नलूर,
तो ये सारी चीजें हमने मानचित्र में देख लिया। आगे अब बढ़ते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम थे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। यहाँ पे थे हम। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीजें कौन, पुरातात्विक वैज्ञानिक ये खुदाई करते हैं, तो उनको ये सारी चीजें, ये इनकी जानकारी पता चल जाती है इनके अध्ययन के अकॉर्डिंग। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष है। ऐसा लगता है कि गलती या फिर इसे जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दोनों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रहेंगी। अगर आपको पुराने समय में अगर कहीं पर भी जैसे वैज्ञानिकों को खुदाई में अनाज के दाने मिल गए, तो हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर उस समय यहाँ पर खेती हुआ करता था। ठीक है, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर फसलें उगाई जाती रही होंगी। और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ही था। अब हम देखते हैं ये जो हमारा एक टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर। स्थायी मतलब एक जगह रहना, स्थायी हो गया। और पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि ब्रुजहोम वर्तमान जो कि कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लोग रहने लगे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पहले जिन्हें हम गर्तवास कहते थे, नॉर्मली जमीन के थोड़े हिस्से में उनको गड्ढा कर दिया और जाने के नीचे जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। तो ये लोग गड्ढे में रहते थे पहले के टाइम में। उन्हें ठंड के मौसम में इससे सुरक्षा मिल जाती थी, है ना। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो यहाँ पर हमें आग जलाने का भी स्थान मिल गया है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, मौसम के अकॉर्डिंग ही ये लोग या तो अंदर खाना बनाते थे या तो फिर बाहर खाना बनाते थे, है ना। जैसे बारिश वगैरह आ गया, है ना, तो उसके लिए ये अंदर खाना बनाते थे। और जैसे साधारण मौसम होता था तो ये बाहर खाना बनाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें न पाषाण युगीन युग का माना गया है। जो पूरा पाषाण मतलब जो बहुत ज्यादा पुराना है उससे थोड़ा अलग है, और जो अलग है इसलिए इसको हमने नया नव पाषाण युग का माना गया। इनमें से औजार भी है जिनकी धारें और अधिक पैनी है। जिनकी धारें अधिक पैनी होगी, जिनकी जो धारें हैं वो अधिक पैनी होगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक नव पाषाण युग का हथियार है या फिर औजार है। उनमें पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी, इनमें पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। जैसे ओखली मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों को से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किए जाते थे। तो आज के टाइम में आपने देखा होगा मूसल का प्रयोग साधारण तौर पर होता रहा है, और कहीं ना कहीं ये हमने गांव में भी देखा होगा। ओखली और मूसल का प्रयोग आज भी कई जगह गांव में होता है, और ये कहीं ना कहीं अनाज और वनस्पतियों को पीसने के लिए किया जाता है। और आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आप अगर गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इन सभी का जो उपयोग है आज भी कहीं ना कहीं हो ही रहा है। ठीक है, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। हथियारों का, औजारों का जो इस्तेमाल है लगातार होता आ रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। पहले के टाइम में जो औजार हुआ करते थे वो हड्डियों के भी बनाए जाते थे। ये देख लो, नवपाषाण के कुछ उपकरण हैं, ये भी ये आपको दिख रहेंगे। ये सब क्या है, औजार है एक तरह से। ठीक है, नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिट्टी के बर्तन, एक ये पात्र है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, कभी कभी सजा भी, इन पर सजावट भी हो जाती थी। बर्तनों के उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। तो साधारण सी बात है कि इन बर्तनों का यूज या उपयोग किस लिए किया जाता होगा, इसमें किस कोई ना कोई सामान रखने के लिए
किया जाता होगा। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, जैसे चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, क्योंकि उन्होंने हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि फसल होने लगा, वहाँ पे लोग खेती करने लगे, तो धीरे-धीरे उनके पास चावल, गेहूँ दलहन जैसे अनाज अब उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जिस वजह से वो कहीं न कहीं इस पात्र में, इन पुराने मिट्टी के बर्तनों में ये अनाज रखते होंगे। इसके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री-पुरुष पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे-धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया होगा। ऐसा नहीं है, हर जगह परिवर्तन होगा। तो अभी अब देखा जाए तो अलग-अलग जगह या अलग-अलग कंट्री में देखोगे तो कहीं न कहीं विकास बहुत पहले जल्दी हो गया था, तो कहीं-कहीं बाद में धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा हो सकता है। वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया और बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो यहाँ कहीं-कहीं पर मौसम के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चलता था। आगे हम देख लेते हैं, अगला टॉपिक है हमारा सूक्ष्म निरीक्षण। तो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ नंबर 12 में मेहरगढ़ ढूँढो। ये हमने ऑलरेडी मानचित्र में मेहरगढ़ ढूँढ लिया, ठीक है? ये कहीं न कहीं आपके भारत के नक्शे में पश्चिमी भाग में है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा-भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़-बकरी पालना सीखा। तो याद रख लेना, तो मेहरगढ़ में सबसे पहले तो गेहूँ, जौ उगाना इन्होंने और उसके बाद भेड़-बकरी पालना भी सीख लिया। ये विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर मेहरगढ़ में आपको हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको खुदाई में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। भंडारण का मतलब इकट्ठा भोजन वगैरह इकट्ठा करना। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी, यहाँ पर मरने के बाद की बात बोली है कि सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। पहले के टाइम में लोगों की और आज भी कहीं न कहीं है, कहीं न कहीं मृत्यु के बाद भी एक दूसरा जन्म भी होता है, ऐसा लोगों का मानना था और आज भी है यही। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जब कोई जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो साथ में उसके बॉडी के साथ ज़मीन में दफनाते वक़्त वहाँ पर कुछ सामान भी रखते होंगे, रख देते थे पहले के टाइम में, ताकि वो लोग इस चीज़ को मान सके कि कहीं न कहीं वो उनका जो दूसरा जन्म होगा, कहीं न कहीं वहाँ पर वो यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतकों के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब साथ में एक देखो ये यहाँ पर डेड बॉडी है और साथ में यहाँ पर एक बकरी के कंकाल भी है यहाँ पर, ये ताकि इससे ये पता चल जाता है, पहले के टाइम में ये लोग ये मानते थे कि परलोक में अगर मरने के बाद भी इनको खाने के लिए कोई कमी ना हो, और यहाँ पर इन्होंने ये मृतकों के साथ भी यहाँ पर बकरी को दफना दिया गया। चैप्टर खत्म हो चुका है। धन्यवाद।